नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड के खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो ग्राउंड पे रहकर आम जनता के बीच रहकर आम जनता का काम करते हैं। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से मोहर सिंह जी गौड़, जो वार्ड नंबर 52 के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ मोहर सिंह जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं मोहर सिंह गौड़, वार्ड पार्षद 52 नंबर से जी और जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ और राधा कृष्णपुरा सीकर में निवास करता हूँ और राधा कृष्णपुरा के विकास के लिए पूरा काम करता हूँ। जी सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारी जनता को बताएं कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की। देखिए, समाज सेवा से ही मैं राजनीति में आया। समाज सेवा ही मेरा मूल उद्देश्य था। जी, मैं जब व्यवसायी था तब एसके हॉस्पिटल के सामने नवजीवन मेडिकल पे एक मेरे मित्र थे यादव साहब जी, उनके पास बैठता था और उस टाइम दवाइयों की बड़ी किल्लत और महंगी थी और ब्लड के लिए भी बहुत लोग डरते थे कि भी ब्लड देने से लोगों की मौत हो जाती है और ब्लड की भारी कमी रहती थी। मैं देखता था कि कई बार कुछ लोग ब्लड को 4,000, 5,000, 6,000 रुपए यूनिट पे लोगों से लेते थे और वो पेशेवर लोग ही वो काम करते थे। जी, आज तो मैं ये कहूं कि ब्लड की नदियां बह रही हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस टाइम में मुझे देख के ऐसे लगा तो मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए इमदादगार बना जो दवाइयां नहीं खरीद सकते थे। जी, तो मैंने हेमंत जी यादव को ये कहा कि जो ऐसा आदमी हो जिसको 15 दिन की डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी हो और उसके पास 5 ही दिन के पैसे हो और आप 5 दिन की दवाई देते हो तो उनको पूरे 15 दिन की देना और मेरे खाते में लिख देना। इस प्रकार मैंने धीरे धीरे वो समाज सेवा शुरू की और जुनून बढ़ता गया। फिर जैसे जैसे ब्लड वाली बात आई तो उसमें भी हम लोगों ने एक विंग बनाई और ब्लड देना शुरू किया। जहां लोग अर्जेंट समझते थे डिलीवरी केस में और में आम आपूर्ति तो हम पूरी नहीं कर पाए लेकिन इमरजेंसी केसों में हम देने लग गए थे। जी, इस प्रकार मेरा जुनून बढ़ता गया और फिर मैं शिवसेना में लंबे समय तक जिलाध्यक्ष के पद पे रहा और उसके बाद समाज सेवा का एक जुनून सा मेरे सिर पे सवार हो गया था जी, और मैं इस प्रकार के कार्य करता गया आगे। जी। आप शिवसेना में रहे उस समय आपने सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हित में क्या क्या कल्याणकारी काम किए, क्या क्या लोगों को मदद पहुंचाई, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैंने निराश्रितों को दवाई और ब्लड डोनेशन के अलावा एक श्रीनाथ योग प्रचार सेवा समिति से उसका जिलाध्यक्ष बना जी, और ऐसे गरीब लोगों को हमने प्रति महीने अनाज देना शुरू किया जिनको अनाज की आवश्यकता थी और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जी, तब सरकार इतना राशन सस्ती रेट पे नहीं देती थी। जी, तो हमने 2 क्विंटल प्रति महीने से शुरू किया था और 10 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को देने शुरू किया था, जो हमने लास्ट में 40 किलो तक अनाज प्रति महीने वितरण किया और बहुत सारे ज्यादा लोग जुड़ गए। 22 क्विंटल तक हमने प्रति महीने वो अनाज वितरण किया। जी, उसके बाद सरकार की ऐसी योजना आई जहां अनाज वितरण 2 रुपए किलो होना शुरू हो गया था। जी, तब हमने वो योजना बंद की थी। इसके अलावा सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे मेरे कार्यक्रम जाटिया बाजार का मटकी फोड़ प्रतियोगिता, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, रामलीला मंच, इन सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं। जी, तो हर एक ऐसा कोई कार्य जो सीकर शहर में सामाजिक दृष्टि या धार्मिक दृष्टि से हुआ हो और उसमें मैं नहीं जुड़ा हूं ऐसा कुछ भी नहीं, सब जगह जुड़ा हूं। उसके अलावा मैं संस्कृत कॉलेज में विकास समिति का सदस्य रहा जी, और कई विकास कार्य कॉलेज के स्टाफ के साथ और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम लोगों ने योजनाएं बनाई और वो फलीभूत हुई। जी। सर, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? देखिए, विचारधारा एक समाज सेवा ये अलग अलग चीज है। मैं समाज सेवक होते हुए पार्टी में ये देख रहा था कि राधा कृष्णपुरा क्षेत्र में जिसमें मैं बसा जी, वहां विकास कार्य कुछ भी नहीं था, शून्य था। जी, वहां जो पार्षद थे वो मुझे कहना नहीं चाहिए पर विकास की गति को डगर दे नहीं पाए थे, जी, क्योंकि
पार्षद तो पार्षद है, जनता द्वारा नॉमिनेट थे, जनता ने चुना है उनको। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं आगे बसा तो उसके बाद वहां पूरी गलियां कच्ची, गंदगी भरी हुई, कादा, पानी की व्यवस्था नहीं, सड़कें नहीं, नाली नहीं, बड़ी दयनीय स्थिति थी इस क्षेत्र की। जी। तो उस टाइम ही मैंने, हनीफ खत्री साहब चेयरमैन थे, तो उनका काफी पीछा करके एक रोड बनवाई थी। जी। हमें आंदोलन भी करना पड़ा था और हमने हनीफ साहब से रिक्वेस्ट भी की, झगड़ा भी किया, कर करा के एक रोड बनाने में हम सफल हो गए थे। जी। बाद में वो हमेशा मजाक करते थे कि राधा कृष्णपुरा का ये घोड़िया सबसे ज्यादा चीज मांग रहा है, वोट वहां मुझे मिलते नहीं। जी। तो मैंने ये कहा था कि सर देखो, आप काम करिए, वोट आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे पार्टी को। और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि एक न एक दिन में पार्षद बन के आपकी नगर परिषद में आऊंगा। जी। मैं इस बात को दुर्भाग्य मानता हूं कि जब मैं पार्षद बना तो हनीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी। और वो चेयरमैन भी नहीं रहे, लेकिन मैं मेरी बात पे कायम था और वो उनका आशीर्वाद था। वो मजाक भी करते थे, छेड़खानी भी करते थे। जी। कह रहे तुमको कौन बनाएगा, तुम कैसे आदमी हो, तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम वोट दिलाते नहीं हो कांग्रेस से और सब कुछ मांग लेते हो। जी। तो वो हमारा सपना भी साकार हुआ और उनका आशीर्वाद था। और विचारधारा जहां तक अटकने की बात है, तो मेरा विश्वास विकास में है। मेरा किसी पार्टी विशेष पे कभी नहीं कि मैं कांग्रेसी हूं, वो बीजेपी का है। मैं इन चीजों को कभी महत्व नहीं देता। आज जो राधा कृष्णपुरा की जनता है वो इस बात को मानती है कि जब भी मैं मोहल्ले में भ्रमण पे जाता हूं या कोई चीज पे जाता हूं या खुद खड़ा रह के करवाता हूं, तो मैं, मेरा ड्राइवर या मैं ही होता हूं। जी। वहां किसी ये नहीं है कि मोर सिंह ब्राह्मण है तो उसके साथ ब्राह्मण है, या वो कांग्रेसी है तो उसके साथ कांग्रेस वाले खड़े, या वहां बीजेपी वाले नहीं आए। मैं जिस गली में जाता हूँ सारे मेरे अपने हैं। जी। चाहे वो कोई जाति बिरादरी या पार्टी से हो, मुझे क्षेत्र के विकास में ही आनंद आता है और क्षेत्र के विकास ही मेरा मेन मैनिफेस्टो है। जी। एक सच्चे राजनेता की यही पहचान होती है कि वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति को मान्यता न देकर सर्व समाज के हित में काम करता है, वही एक असली नेता होता है। सर, अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया, क्या क्या चुनौतियां आई आपके जीवन में उस समय? सबसे बड़ी चुनौती राधा कृष्णपुरा के लिए रेलवे फाटक की थी। जी। फाटक प्रोज की ढाणी और एसके हॉस्पिटल के सामने दोनों जगह फाटक। जी। और रेलवे स्टेशन बड़ी लाइनों में तब्दील हो गए, और बड़ी लाइनों पे तब्दील होने के बाद गाड़ियों की जो आवाजाही थी वो पहले से 50% और ज्यादा होगी। जी। और जब हमने पता किया तो लोगों ने ऐसे ऐसे आइडिया दिए कि अगले आने वाले समय में 18 घंटे फाटक बंद रहेंगे और बाकी 6 घंटे खुलेंगे। जी। तो हम लोगों को बड़ा चिंता हुई और इस बात को लेके हमने और मोहल्ले वासियों ने आंदोलन किया था। जी। इस आंदोलन को पहले कुछ मेरे मोहल्ले के या इस क्षेत्र के अजीज व्यक्ति जो बीजेपी से समर्थित थे, उन लोगों ने पहले बीड़ा उठाया और हमें शामिल नहीं किया था। जी। तो उन्होंने, एमपी उनके सुमेधानंद जी थे, तो उन्होंने इस बात को ज्यादा महत्व दिया जी कि हम करवा लेंगे। जी। लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुए। उसके बाद इस आंदोलन को मैंने हाथ में लिया जी। और लेने के बाद मैंने महीनों भर की कार्रवाई करवा के यहां से जयपुर, रेवाड़ी, दिल्ली, हम लोग इस मिशन में कामयाब हुए। जी। और स्थानीय विधायक और चेयरमैन का भी मुझे सहयोग था। और इस अंडरपास का नक्शा मेरे घर पे यहीं 3 दिन और 3 रात को काम होता था। ये दिन में इनको टाइम नहीं मिल रहा था पूरी टीम को। जी। उसमें बीएसएनएल, बिजली विभाग, वाटर वर्क्स तथा नगर परिषद के एईएन, जेईएन और एक्शन तक सब शामिल थे। मैं आपको बताऊं कि विधायक जी और चेयरमैन जी भी रात को मौजूद होते थे। वो एक दिन नक्शा बनता, दूसरे दिन उसमें कमी निकलती, फाड़ देते। तो मेन तीसरे दिन जाके वो नक्शा फाइनल हुआ ऐसे अंडरपास का। उसमें जो केंद्र की सहायता मिलनी थी और स्टेट गवर्नमेंट की, हमारे विधायक महोदय ने वो स्टेट की सहायता भी दिलवाई और केंद्र की हमने चिट्ठी लिख के विधायक महोदय ने और वो दिलवाई। उसमें मैं भी ऊपर दिल्ली तक भी गया था और उस टाइम में मेरे परिचित फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया थे जी। तो मैंने उनका सहयोग लिया और उस काम में हमें कामयाबी मिली। और मैं आपको बताऊं कि ये अंडरपास यहाँ जब बना तो लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा था जी। और जब ये चीज पास हुई तब हमारे लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा था।
आज जो आप इस अंडरपास को देख रहे हो, राधा कृष्ण 24 घंटे बराबर चल रहा है, जी बिल्कुल। एक शहर के विभिन्न भाग का अंग बन गया। नहीं तो अगर आज ये अंडरपास नहीं होता तो ये इस मूल शहर से कट जाता क्षेत्र जी और ये दाएं बाएं इतना नहीं फैलता, क्योंकि एक आवागमन और जो रात दिन का रास्ता वो बंद हो जाता। जी बिल्कुल। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इसके लिए, और मेरी इस आंदोलन से शुरुआत इस क्षेत्र में बहुत बड़ी थी, जिससे मेरा आगे राजनीतिक रंग चढ़ा और मैं आगे जाके कांग्रेस को बिलोंग करते हुए, कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए चुनाव लड़के पार्षद बना। जी, यहाँ के स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? उनके आम जनता से उनका रवैया कैसा है? कैसे वो आम जनता के बीच उठ बैठ करते हैं? देखिए, सरकार जिस भी पार्टी की हो, उस समय उस पार्टी के नेताओं की चलन या चलगत होती है, जी। उन्हीं के बताए कार्य होते हैं। जी कांग्रेस राज में श्रीमान राजेंद्र जी पारिक साहब ने लंबे समय तक राजनीति की है और विधायक आज भी हैं। ये इनका 8वां चुनाव ये जीते हैं, लड़े हैं, और ये 5वां या 6ठा चुनाव जीते हैं जी। ना? 6ठा चुनाव जीते। जी बिल्कुल। छठा। मैं बताऊं कि एक लंबा काम करने वाले राजनीतिज्ञ की सोच उस शहर के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति बड़ी होती है। जी पारिक साहब के कार्यकाल में जितने काम किए हैं, चाहे वो पुल के हों, 4 लेन के हों, समृद्धि वन के हों, सेक्टेड के हों, हॉस्पिटल के हों, मेडिकल कॉलेज के हों, उन्हें एक अच्छी शहर को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके गए हैं। जी कुछ क्षेत्रों में जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मान लो मैं आज बात राधा कृष्ण क्षेत्र की करूं, जी तो ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। इसका कारण ये था कि यहाँ से जो पार्षद निकल के जाते हैं वो लगभग, पिछले चुनाव में हम काफी कांग्रेस के लोग यहाँ से पार्षद चुन के गए, जी और हमारा जो मिशन था इस क्षेत्र के विकास का मुद्दा, उसमें हमें कामयाबी मिली। जी मैं इस क्षेत्र में ये बताऊं कि मेरे वार्ड के अलावा भी, अगर वार्ड मेरे पड़ोस में 51 है, 53 है, 54 है, 50 है, अगर किसी की भी बात आती है कि भाई फला जगह फला काम होना, तो मैंने कभी ना नहीं कि मैंने यही कहा ये काम होना चाहिए और करना चाहिए, और इसके अलावा इसके बगल में एक काम और है वो भी हमें करना चाहिए। नहीं, कई जगह ये संकीर्णता रहती है कि यार ये मेरा वार्ड है, बस मेरा ही वार्ड है, उसके अलावा दूसरे में ना हो, लेकिन मैं इस पूरे क्षेत्र को ही मेरा वार्ड मानता हूं। ये राधा कृष्णपुरा जो है ये पूरा अपग्रेड होगा तो हमारी पूरी जनता को लाभ मिलेगा। जी यहाँ कम से कम वर्तमान में राधा कृष्णपुरा में 40,000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, और कोचिंग एरिया पिपराली रोड नजदीक होने के कारण यहाँ की दिन प्रतिदिन आबादी और बिल्डिंग्स जो बढ़ती जा रही हैं, जी और छात्राओं की संख्या जो बढ़ती जा रही है, हम लोगों का ध्यान भी रहता है कि उनकी सुरक्षा हो, वो सुरक्षित रहें, और किसी प्रकार की बदमाशी ना, और विकास कार्य भी इतने हो जिससे आने वाले उन बच्चों को, उनके गार्जियंस को ये लगे सीकर एक अच्छी सिटी है। जी तो मैं ये कहूं कि पिछले जो भी नेता रहे बीजेपी या कांग्रेस के, सबने अच्छा काम किया है, शहर के प्रति सबका ही अच्छा सोच है और विकास किया है। जी आपने एक बात बताई कि जिस पार्टी के विधायक या कोई नेता जीतता है तो उसी की वहां पर चलती है, तो क्या ऐसा सीकर में भी है कि अब कांग्रेस की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके वार्डों में काम नहीं होना या उनके काम नहीं होना, कांग्रेस के ही जो नेता बोलते हैं वही काम होता है? क्या ऐसा होता है सीकर में? देखिए, अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई राजस्थान में जी, और आपको तो पता है दिसंबर में अभी चुनाव हुए हैं जी और पिछले जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा है, बशर्ते उसमें कांग्रेस के लोग जो चाहते थे वो काम पैरिटी पे होते हैं, और जनमानस के या जनता के काम जो हैं मोटे मोटे रूप से कोई करने योग्य होते हैं, तो उनकी भी विधायक और मंत्री या कमिश्नर यहाँ जो भी सुनाई करते हैं, लेकिन पैरिटी उन्हीं को ही रहती है। आज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, अब तो मैं ये मानूंगा कि यहाँ का चाहे विधायक जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, तो जो विधायक की या इनके नेताओं की चलेगी वो कांग्रेस के नेताओं की नहीं चलेगी, क्योंकि राज्य सरकार बजट जो देती है अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को मजबूत तो करती ही करती है, विचारधारा के साथ तो जुड़े हुए सभी लोग हैं। जी तो आपके कहने का मतलब है कि भेदभाव तो हर पार्टी में चलता ही है। अब आप इसे भेदभाव कहिए, मैं इसे मूल नीति कहूंगा कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो अपने सिद्धांतों पे काम करती है जी, और सिद्धांत अलग अलग होने के कारण ही कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट यानी पार्टियां अलग अलग है। जी आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से इस बार जीते हैं और पिछले 70 में भी उन्हीं को विजय प्राप्त हुई थी।
उन्होंने पिछले 70 में क्या क्या विकास कार्य करवाया पूरे सीकर में? देखिए, पिछले 70 में कांग्रेस सरकार ने बहुत, पूरे में कहूं आज तक के जितने कार्यकाल थे उनमें सबसे ज्यादा काम करवाए। कारण था, मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब ने यह कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा जी। और ये बात पूरे राजस्थान को पता है, सारा राजस्थान जानता है कि गहलोत साहब ने इतने काम दिए, इतना बजट दिया कि लोग उसको पूरा ही नहीं करवा पाए। मैं ये कहूंगा, उस टाइम में भी हमारे विधायक महोदय ने जो भी विकास कार्य करवाए जी, वो अच्छे स्तर के थे और सरकार, राजस्थान सरकार ने हमें सीकर में बहुत अच्छे बजट दिए। इसका कारण अकेले हमारे विधायक नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का सीकर क्षेत्र मूल जिला होने के कारण भी पूरी सरकार की निगाह सीकर जिले पे रहती थी जी। हमें उनके नाम का भी बहुत सारा लाभ इस जिले को मिला और उसमें सीकर शहर को भी मिला। जी। अब आने वाले समय में इन 5 साल में आपके विधायक पूरे सीकर में क्या क्या विकास कार्य और करवाएंगे? देखिए, इस बात को तो विधायक साहब का मैनिफेस्टो क्या है मुझे नहीं पता, वो ही बता पाएंगे जी। लेकिन मुझे लग रहा है इन 5 सालों में जब सरकार बीजेपी की है तो हमारे विधायक महोदय किसी पुराने कार्य जो बकाया चल रहे हैं या जिनके टेंडर्स हो गए हैं वो ही करवा पाएंगे। नया तो सरकार जितना दे पाएगी बजट जी, उस हिसाब से ही करवाएंगे। लेकिन अभी मैंने सुना है कि केंद्र सरकार ने अभी हमारे 2-3 पुल जैसे दासा की ढाणी वाला और बीकानेर बाईपास रोड 6 लेन होना, एक बाईपास नया और खाटू श्याम जी जीवन माता जी की तरफ से होना जी। इस प्रकार की कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, तो वो सारा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। तो अगर ऐसे काम केंद्र सरकार भी कर रही है, भाजपा सरकार करवा रही है, जी। ये भी जनता के लिए विकास कार्य है, उनके लिए भी मैं तो धन्यवाद ही कहूंगा कि कार्य कैसे भी हो, कोई भी पार्टी हो करवाए, वो जनता के लिए वो अच्छी बात है। जी। यहाँ से सीकर से रतनलाल जी जलधारी भी बीजेपी प्रत्याशी थे, उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या वजह रही कि उनको इस सेक्टर से हार का सामना करना पड़ा? कहाँ कमी रही? देखिए, जनता का व्यू जो होता है वो एक बहुत बड़ा होता है जी सीकर शहर की, आपको पता है यहाँ माइनॉरिटी के वोट काफी ज्यादा है। जी माइनॉरिटी राजस्थान में कांग्रेस को बिलोंग करती है जी। बहुत कम आदमी बीजेपी में गिने चुने सर, ये क्यों होता है ऐसा कि माइनॉरिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अभी तो मैं ये कहूं कि ये इन लोगों की भी मानसिकता है और विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है जी, वो भी धर्म की राजनीति करती है। तो फिर ये लोग, जितना इनको ज्ञान होता है, इनको यूं लगता है कि मुसलमानों का बीजेपी यूं बुरा कर देगी, यूं कर देगी, यूं कर देगी, और कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो इनको ऐसी भावनाएं से भर देते हैं। मैं तो ये कहूं कि हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं, विचारधारा की पार्टी होनी चाहिए। क्या हिंदू बीजेपी में नहीं है? क्या हिंदू कांग्रेस में नहीं है? आप हिंदू की छोड़िए, जातिगत जो फैक्टर हिंदुओं में चलता है, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बनिया, सैनी, खाती, नाई, कुमावत, इनमें सब में आप देखिए कोई भी जाति एक तरफी ना तो कांग्रेस की तरफ है ना बीजेपी की तरफ। जी। तो मुसलमान भाइयों से भी मैं तो यही कहूंगा कि किसी द्वेषता के कारण पार्टी में नहीं जाएं, विचारधारा के कारण जाएं। जी। राजनीतिक में आपका अगला मूव क्या होने वाला है? देखिए, मैं पीछे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट मैंने विधायक के लिए मांगी थी जी, और बहुत सारे मेरे साथियों ने राजस्थान में टिकटें मांगी थी और टिकटें मिलती भी, लेकिन लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आया कि जब गहलोत साहब के और पायलट साहब की ये समझौता हो गया कि स्टैंडिंग विधायक इंपॉर्टेंट। गहलोत साहब का ये कहना था मेरी सरकार बचाई, और पायलट साहब अपने विधायकों की सीट बचाने के लिए तत्पर थे कि भी जो भी चाहे सर्वे कुछ भी कहे, हमारे विधायकों को टिकट मिले। जी। उस मूव में हम जो नए लोग थे जो सर्वे में आ रहे थे, हम लोगों को टिकट नहीं मिली और वो उनके समझौते के तहत स्टैंडिंग विधायकों को टिकट मिली। जी। तो राजनीति में हम लोगों ने आगे कदम उठाया है, सफलताएं भी मिली हैं, और आगे जब पार्टी उचित समझेगी, टिकट मांगना तो हमारा धर्म है, मैं तो लोकसभा की टिकट भी मांगूंगा जी। और जिस दिन बीजेपी की सरकार राजस्थान में अगर चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव कराएगी
तो मैं उसमें भी कांग्रेस की टिकट मांगूंगा। जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और अपना काम करेंगे, और जिस दिन मुझे पार्टी योग्य समझेगी उस दिन हमें चुनाव लड़ा देगी। जी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया? देखिए, सीकर का चुनाव एक अलग टाइप का चुनाव था। जी, कैसे? सीकर में जब माइनॉरिटी के वोट 70,000 से शुरू होते हैं जी, तो हम लोग भी मानते हैं और जनता भी मानती है कि साहब उसके 50,000 वोट एक तरफे आएंगे, क्योंकि उनकी शुरुआत इतने से होती है और बीजेपी को एक वोट से शुरू करनी पड़ती है अपनी। तो यहाँ अब की बार एक तो ये मूल था कि माइनॉरिटी में कोई बड़ा नेता निर्दलीय नहीं लड़ा जी, इसलिए माइनॉरिटी एक जगह हो गई। दूसरा यह था कि बीजेपी के ताराचंद जी दाहिल ने निर्दलीय चुनाव लड़के और 40,000 वोट ले लिए। जी, तो मैं ये कहूं कि वो 40,000 वोट बीजेपी के टूटे। जी, तो सीधा सीधा हमें तो प्लस का चुनाव दिख गया था। जिस दिन ताराचंद जी ने पर्चा नहीं उठाया था उसी दिन ये महसूस हो गया था कि अब चुनाव कांग्रेस के पक्ष में हो गया है। जी, इसलिए हमें कोई जोर नहीं है और अपने क्षेत्र में जो जितने हम लोग पार्षद हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, संगठन में जो काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर और अच्छे तरीके से चुनाव जीता है, जिसमें हमें सफलताएं मिली। जी। आपने अपने राजनीतिक जीवन में जब से आपने राजनीतिक शुरू की है तब से लेकर आज तक आपने सर्व समाज के हित में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या विकास कार्य किए हैं, क्या क्या आपने अपने वार्ड में काम किए हैं, वो बताइए। देखिए, जिस दिन हमारे ये पिछला चुनाव नगर परिषद का हुआ था, राधा कृष्णपुरा की हालत अगर आप पुराना नक्शा देखेंगे किसी को पूछ के तो यहाँ 20% काम भी नहीं था। आज जो काम हुआ है वो इसी कार्यकाल में पिछले 4 सालों में हुआ है जी, चाहे वो रोड हो, नाली हो, इलेक्ट्रिक लाइट हो, चाहे वो सीवर लाइन हो, पानी की लाइन हो। और रही बात मेरे क्षेत्र में मैंने जो काम किया है वो अंडरपास के अलावा मैंने पानी की टंकी एक 5 लाख लीटर की बनवाई है। जी, जहां टंकी बनी है वहां मैंने 410 वर्ग का प्लॉट डोनेशन में लिया है किसी पार्टी से, जी, और वो पीएचडी को डोनेशन किया है। उसके अलावा 1300 वर्ग मीटर जमीन हमने पंप सेट के लिए आरटी ऑफिस की लगती दीवार पे ही अलॉट करा के वहां वाटर वर्क्स का पंप सेट बनवाया है। जी, उसके अलावा हमारे पास एक गायत्री धर्मशाला थी क्षेत्र में, उसको हमने डोनेट लेके सभी मोहल्ले वासियों से, संस्था से, उनके जो कमेटी बनी थी उससे, और उसको पीएससी में कन्वर्ट कर दिया। जी, वो स्वास्थ्य विभाग को हमने डोनेट कर दी, मैं पट्टा बना के, पट्टा दे के, है ना। इसलिए यहाँ पीएससी आ गई, यहाँ पानी की समस्या के लिए 5 लाख लीटर की टंकी बन गई, यहाँ अंडरपास बन गया, यहाँ पूरे लाइन, पूरे क्षेत्र में सीवरेज लाइन कंप्लीट होने जा रही है पूरे क्षेत्र में। और उसके अलावा यहाँ जहां पानी की लाइनें नहीं डली थी पूरे क्षेत्र में, वहां नई पानी की लाइनें डल गई। उसके अलावा यहाँ नालियां और रोड का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। जो वर्क ऑर्डर हुए हैं जी, वो सब कार्य चल रहे हैं और होंगे। मैं ये कहूं कि राधा कृष्णपुरा का ये स्वर्णमयी काल है जिसमें सबसे ज्यादा कार्य हुए हैं, और आगामी समय में अगर हमें अच्छा अवसर मिला तो हम इस काम को और अपग्रेड करते हुए ये सीकर में हम ये दिखाएंगे कि राधा कृष्णपुरा इस टाइप का विकसित एरिया है जहां हर आदमी का मन करता हो। बस पर्सनैलिटी को देखकर मुझे यह लगता है कि आप एक राजनेता के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। तो आप इन दोनों कामों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज है वो आजकल दिमाग से काम लेना पड़ता है जी, सारा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तहत व्हाट्सएप पे, लैपटॉप पे, है ना, तो आ गया। और दूसरा एक क्या है कि मेरा बिजनेस इस टाइप का है जो एक सेवा टाइप का ही है, ट्रांसपोर्टर का मेरा बिजनेस है जी, उसमें सारा कंप्यूटर पे, और जीएसटी लगने के बाद उसमें कहीं कोई कमियों की गुंजाइश इतनी है ही नहीं कि उसमें कमी रहे। जी, और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे, लड़के हैं दोनों, मोहित और सुनील, जी, वो पूरा सहयोग करते हैं और उन्होंने पूरे काम को लगभग मैं ये कहूँ कि 90% काम उन्होंने संभाल लिया है मेरा। जी, राजनीति मेरे आने के बाद मेरे बच्चों ने मेरा व्यापार ठीक ठाक से संभाल रखा है। तो मेरा व्यापार नहीं कह के मैं ये कहूँ कि व्यापार अभी बच्चों का ही है। मुझे समाज सेवा और राजनीति में रहने दो। जी। राजस्थान में अब नई सरकार रही है, बीजेपी के नए सीएम आए हैं भजन लाल जी शर्मा। इनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर और भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई प्रेषित करता हूं। जी, उसके अलावा राजस्थान में उनकी मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है
मैं ये कहूं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा उन्होंने सबसे ज्यादा किया है जी। और आज प्रजातंत्र में अगर कोई पीड़ा है सरकार चाहे किसी की हो, जी। वो है भ्रष्टाचार। आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी और गरीब आदमी जो पीड़ित है वो इस भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादा पीड़ित है। जी। स्टेट चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। कहने को सभी नेता कहते हैं मेरे स्टेट में ये नहीं होता, लेकिन वो जो कहते हैं वो वहां ऐसा कुछ नहीं, सब जगह वही है। भ्रष्टाचार अभी खत्म भी नहीं हुआ है। मुझे लग भी नहीं रहा कि पूरे भारत में कभी भ्रष्टाचार आगामी आने वाले समय में भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसी गुंजाइशें कम है, क्योंकि भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए हम जनता और कर्मचारी दोनों दोषी हैं, लेकिन जनता मजबूरी में और कर्मचारी अपनी राजनीतिक हैकड़ी और अपने पावर में। जी। क्योंकि हर कर्मचारी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। और वो कर्मचारी पार्टी बेस पे, राजनेता के बेस पे अपनी हैकड़ी लगाता रहता है, अपना काला कारनामा करता रहता है। मैं ये कहूं जिस दिन इस भारत देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हकीकत में भारत स्वर्ग है, स्वर्ग नगरी है, देवताओं की नगरी है। ये वही सोने की चिड़िया बन जाएगा जो पहले लोग कहते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। जी। आज भारत का सबसे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य यहाँ भ्रष्टाचार और काला धन दोनों पे भी मोदी जी के 10 साल के मिशन के बावजूद भी रोक नहीं लगा पाए। और तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी नई सरकार है, आप बीजेपी केंद्र और राजस्थान दोनों में है, इसलिए आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कृपा करें। जी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, आप इन दोनों के राज आप देख चुके हैं। आपके अनुसार इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या इन दोनों में डिफेंस है, और इन दोनों में से जनता के सबसे चहेते नेता कौन से हैं? देखिए, मेरा इतना बड़ा तो कद नहीं है मैं इन बड़े नेताओं की तुलना करके आपको बता पाऊं, लेकिन फिर भी मैं मेरे विचार व्यक्त करता हूं जी। कि वसुंधरा जी अपनी जगह बड़े हैं और गहलोत साहब अपनी जगह बड़े हैं। सरकार और राजस्थान की जनता में जो लोकप्रियता अशोक गहलोत साहब की है वो वसुंधरा जी की नहीं है। लेकिन शुरू में जब वसुंधरा जी सीएम बन के आई थी तभी एक अलग मिशन था। उस टाइम वसुंधरा जी को लोग बहुत मन से चाहते थे और उनके भाषण सुनना, उनको देखना, उनकी नीतियों पे कैसी नीतियां चलाएंगे उनकी बातें सुनना, और आम जनता को बहुत बड़ी उम्मीद थी। लेकिन पिछले इस राज से पहले जब वसुंधरा जी का राज था उसमें बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा जी का विरोध किया था और उन्होंने एक नारा दिया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। जी। तो मैं मानता हूं कि ऐसा नारा आज तक हमारे गहलोत साहब के विपक्ष में कभी नहीं लगा, और अब हमारी सरकार नहीं होते हुए भी जनता गहलोत साहब का वही सम्मान जनता की नजर में है और गहलोत साहब को लोग बहुत तन मन से चाहते हैं। जी। और गहलोत साहब जैसा राजनेता जिस राज्य में हो वहां की जनता कभी दुखी नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। जी। आपने कहा कि आप पार्टीबाजी की राजनीति नहीं करते हैं, आप विकास की राजनीति करते हैं। तो आपका पूरे भारत में राजनीति में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? देखिए, मैं आपको ये कहूं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बहुत मन से चाहता था। जी। और उनका कहीं भी भाषण होता तो टीवी में हम उसे खाना छोड़ देते थे और उनका भाषण सुनते थे। जी। मतलब ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे युवा होने के बाद में हमारे सामने आया। जी। वो बिना भेदभाव की राजनीति करते थे, बिना किसी रोक टोक के बेबाक वो बोलते थे, वो देश हित के मुद्दों पे ही ज्यादा फोकस रखते थे। वो अपने सहयोगियों को और विपक्षियों को दोनों को एक भाव बेचते थे कि कोई भी गलती करे वो ये गलती ना करे। जी। मेरे सबसे पसंदीदा नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और उससे पहले मैं यूं कहूं कि देश की नीतियों के प्रति कोई समर्पित नेता और मुझे पसंद है, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूं। उस जैसा नेता इस देश को फिर मिले ऐसी उम्मीद करता हूं। जी। आपने बताया कि राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस सरकार ने जनहित कल्याणकारी योजनाएं निकाली, आम जनता को खूब लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं निकाली। इतनी योजनाएं निकालने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह है?
चुनाव हो गए, सरकार बन गई। प्रश्न आपका काफी समय बाद आया क्योंकि आप इंटरव्यू मेरा आज इस टाइम ले रहे हैं जी। ये इंटरव्यू अगर नवंबर में होता और दिसंबर के चुनाव से पहले तो ये प्रश्न बहुत मायने रखता था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूं, ये सरकार नहीं बनना हमारी एक भूल थी। हमारे सर्वेज 50 विधायकों के टिकट काट रहे थे। अगर वो 50 विधायकों के टिकट कट जाते तो निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। एक छोटी सी भूल ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया। जी, आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे राजस्थान के युवा साथियों को और प्यारे बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट कहीं भी राजनीति या व्यापारी बातों के बारे में नहीं सोचकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। उनके पास आगे राजनीति और बिजनेस करने का बहुत लंबा समय है। और मेरे युवा साथी जो बिजनेस में राजनीति में है, मैं उनसे कहूंगा कि राजनीति बिना भेदभाव के, यानी क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए ही करनी चाहिए, न कि द्वेषतापूर्वक राजनीति करनी चाहिए। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करे, अच्छी बात है, लेकिन किसी विकास में पार्टी नीतियों के खिलाफ जाके बाधा बने, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जो आज के युवा साथी राजनीति में जा रहे हैं वो आईटी सेल के सदस्य ही ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट सबसे जो विषय वो आईटी सेल है। जी, मैं उन पे कहूं, लिखने में, बोलने में और बहुत धैर्य से जवाब देना चाहिए। आजकल हम लोग जल्दबाजी में बहुत उग्र हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। ये समय है आईटी सेल का, इसमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और हमेशा देश हित की नीति को महत्व देना चाहिए। जी, आप हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं ताकि आपसे जुड़े लोगों को पता चले। मैं बम्बारमेंट चैनल आप और आपके सभी साथियों को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप सीकर शहर में या इन विधानसभा क्षेत्र में जो भी राजनीतिज्ञ या राजनीति करने वाले युवा साथी हैं, उन सबका जो इंटरव्यू लेके आप जनता से उनको सीधा जोड़ रहे हैं जी, और उनकी अच्छी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ सीकर से मोहर सिंह जी गौड़। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।